Hello students, welcome to the Aditya classes, and as you know that we are discussing about organization behavior, and from last few videos we are discussing about conflict. Today we are going to discuss about the conflict process. पूरा जो conflict कहाँ से start होता है और उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, वहाँ तक की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपको वो मिस नहीं करना है, क्योंकि आज अपन कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है और उसके आउटकम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसे होता है, हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। और एक हम थोड़ा सा टॉपिक देखेंगे कि समटाइम्स हमको जो है जैसा हमने बोला कि काम एंड कूल ग्रुप इज़ नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम एक दो मेथड देखेंगे जिसके अंदर हम कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट भी करेंगे कि भाई आप कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ट्रिगर करवाएं, तो वो भी अपने को देखना है। दिस इज़ डॉक्टर विनीत माथुर और स्टार्ट करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस। तो ये जो है जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये 5 स्टेज कॉन्फ्लिक्ट का एक प्रोसेस है। और इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है कि देयर मस्ट बी ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अपने आपको ध्यान होगा कि अपने मुहावरे अपन बहुत सारे यूज करते हैं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर। तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती है, और अपन बोलते हैं कि जब आग लगती है तो फिर धुआं जरूर उठता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपके एक फर्स्ट स्टेप रहेगा कि कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है। सेकंड नंबर जो रहेगा वो है कि आप थोड़ा सा कॉग्निशन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं और उसको फिर फील करना स्टार्ट करते हैं। परसीव और फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एक रहेगा दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस। क्या है कि आप क्या एक्ट करना चाह रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया है, लेकिन आप कैसे एक्ट करना चाह रहे हैं वो अपना एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। और उसके बाद में जो है कि अपना बिहेवियर और देर आफ्टर उसके आउटकम। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ पोटेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी और सम काइंड ऑफ अपोजिशन। कहीं से अपन जनरेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं कि सोर्स क्या बन रहा है। अगर हम ब्रॉड वे में बात करें तो 3 मेजर सोर्सेज निकल के आते हैं। एक है स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर कम्युनिकेशन का कोई इशू है, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ पर्सनल वेरिएबल्स हैं। इसको अपन समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक केस आपके साथ में मैं डिस्कस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 नाम हैं, मीरा और रूबीना। मीरा और रूबीना, ये आप कोई भी 2 नाम कंसीडर कर सकते हैं। 2 फ्रेंड्स हैं और आप मान लीजिए कि वो एक ब्रांडेड फर्नीचर शोरूम या कंपनी के अंदर वो काम करते हैं, और वो बचपन के दोस्त हैं। उनकी सारी स्टडी साथ हुई है, और बाद में अपन बोलते हैं ना कि बाय गॉड ग्रेस उनका प्लेसमेंट भी जो है वो सेम जगह जो है
वो फर्नीचर कंपनी में हो गया। आजकल आपने देखा होगा कि बड़े बड़े फर्नीचर के ब्रांड्स पॉपुलर हो रहे हैं, उनके बड़े बड़े शोरूम्स हैं, तो वहाँ पे जो है उन दोनों का प्लेसमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि जो अपना जो एग्जाम्पल में जो नाम यूज हुए हैं कि मीरा जो है वो सेल्स मैनेजर है और वो फ्लोर लेवल पे जितनी भी सेल्स होती है उनको कस्टमर को हैंडल करना, उनको सेल क्लोज करना, और वो सारा काम उनका है। आप ऐसा मान लीजिए कि उसी में ऊपर की फ्लोर के ऊपर जो है वो आप उनका बैक ऑफिस वाला जो काम है, जहाँ पे फाइल हैंडलिंग, और आजकल आपने देखा होगा कि अपन कोई भी सामान परचेज करते हैं तो अपने को इंस्टेंटली वहाँ पे लोन फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल हो जाती है, और शॉपकीपर अपने को कहता है आप पैसे की चिंता मत कीजिए, वो आपका लोन हो जाएगा। तो जो रुबीना है वो क्रेडिट मैनेजर हैं। अब क्या होता है कि एक ऐसा दिन आता है कि मीरा और रुबीना की कोई एक थर्ड फ्रेंड जो है, मान लीजिए आलिया, वो उनका शोरूम पे आना होता है, और एकदम आप जैसे मूवीज़ में जैसा इमेजिनेशन चल रहा होता है, पिक्चराइजेशन, मीरा जो है वो स्टोर में मैनेजर हैं और वो सारा सेल्स देख रही हैं, और अचानक से वहाँ पे फर्नीचर देखने के लिए जो है उनकी जो थर्ड फ्रेंड है आलिया, उनकी एंट्री होती है, और वो थोड़ा सा इधर उधर कुछ फर्नीचर देख रही होती हैं, और अचानक से उनकी नज़र पड़ती है अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड पे, जिनका स्कूल कॉलेज साथ हुआ है, मीरा पे। और वो अचानक से जो है आप देखेंगे कि वो होता है ना, जैसे आपने कभी नेट पे देखा होगा कि फ्रेंड्स आपस में हग करके मिलते हैं और ऐसे थोड़ा सा कूदते हैं, उस अंदाज में वो मिल रहे हैं। अरे 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 तू तो इसी शोरूम में काम करती है, और ये सब उनके वहाँ पे चल रहा है, अरे चिंता मत कर, तू कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ले, वो फर्नीचर, अरे सब बिलिंग वगैरह डिस्काउंट वगैरह वो सब मैं करवा दूंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्रेंड है वो वहाँ पे सारा सेल्स की मैनेजर हैं, वो देखती हैं, और वो आराम से कैबिन में बैठ के बातें वगैरह करती हैं, और अचानक से उनके बीच में आता है कि अरे मैं तेरे को एक बात बताती हूँ कि अपनी जो फ्रेंड है रुबीना, वो भी इसी स्टोर में बैक ऑफिस के अंदर प्लेस्ड है, और लोन वगैरह का सारा काम वही देखती है, मैं अभी उसको बुलाती हूँ। तो उन्होंने, आप मान लीजिए कि ऑफिस में ही इंटरकॉम पे ऊपर बैक ऑफिस में फ़ोन लगाया, और उन्होंने रुबीना को बोला अरे एक बार नीचे आ, तेरे को देख मैं अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। और जैसे ही रुबीना नीचे आती हैं, और वो एक वापस से वही सेलिब्रेशन जो मैं आपको कह रहा था कि आपने नेट पे देखा होगा, जो एक रिएक्शन आता है, और तीनों जने मिल के और काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में चाय नाश्ता पानी होता है, और वो कहती है अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम यहाँ पे फर्नीचर सेलेक्ट करो, मीरा जो है वो सेल्स सारा देखती है। तो आलिया को ऐसा लगता है कि भाई चलो अपनी शॉपिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ब्रांडेड न्यू फर्नीचर अपन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो थर्ड फ्रेंड आई हैं आलिया, वो ऐसा बोलती है कि देखो मेरे को पूरे घर के लिए नया फर्नीचर चाहिए, लेकिन जो मैं अभी डाउन पेमेंट कर पाऊँगी, जो कैश मेरे पास है, कैश इन हैंड जो है वो थोड़ा सा कम है, तो मेरे को एक सर्टेन अमाउंट का लोन चाहिए, जो मैं बाद में इंस्टॉलमेंट पे अपने में पे कर दूंगी। अब आप देखिए कि डर किस बात का, क्योंकि आपकी ही फ्रेंड जो रुबीना है वो वहाँ पे लोन का सारा मैटर देखती है। अरे उसने बोला कुछ नहीं सब हो जाएगा, मैं मैनेज कर लूँगी, तुम तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और मुझे बता देना।
फाइल अल्टीमेटली तो मेरे पास ही आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि ठीक है, हो गया चाय नाश्ता, वो वापस अपने बैक ऑफिस में चली जाती हैं और जो आलिया है वो बहुत सारा फर्नीचर सेलेक्ट कर लेती हैं और वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारा लोन प्रोसेस में डालती हूँ, तुम 3-4 दिन 5 दिन बाद इस सारे फर्नीचर की डिलीवरी उठा लेना। तो कि चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि जब जो इंडियन सिनारियो में जो प्रोसीजर रहता है कि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और जो अपना ITR होता है, इन सब की जेरोक्स जो है वो आलिया ने सबमिट कर दी और मीरा जो कि फ्लोर पे है, ऑफिसर है जो सारा सेल्स देखती हैं, उन्होंने फाइल प्रिपेयर करके और क्रेडिट सैंक्शन होने के लिए, लोन सैंक्शन होने के लिए किसके पास में भेजा? रूबीना के पास में वो फाइल गई। और सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि उनकी फ्रेंड की फाइल है, तो उन्होंने उस फाइल को जल्दी से प्रोसेस किया। एंड हियर कम्स द ट्विस्ट। रूबीना को ऐसा लगता है कि उनका जो बैंक स्टेटमेंट और ITR है वो थोड़ा वीक है, तो जिस अमाउंट का लोन वो मांग रही हैं वो सैंक्शन होने में थोड़ा दिक्कत है। हाँ, यस, थोड़ा बहुत एक सर्टेन अमाउंट का हो जाएगा, लेकिन जितना फर्नीचर उन्होंने सेलेक्ट किया है, जो उसका अमाउंट बैठ रहा है, उसका लोन नहीं हो पाएगा। तो 1-2 दिनों तक उन्होंने फाइल मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, अपने पास रखी। और फिर उधर क्या हुआ कि जो थर्ड फ्रेंड आलिया है, उसने स्टोर मैनेजर जो उनकी फ्रेंड है मीरा, उनको फ़ोन किया कि अरे यार, उसका लोन का क्या हुआ, शुभ मुहूर्त निकल रहा है और मेरे को डिलीवरी जल्दी मिल जाए, ऐसा कुछ। तो उसने कहा अरे अरे, मैं अभी पता करती हूँ, मैं रूबीना को फ़ोन करती हूँ। तो उन्होंने ऊपर जो ऑफिस में, बैक ऑफिस में रूबीना है, क्रेडिट देखती हैं, उनको फ़ोन किया। तब रूबीना ने उनको बोल दिया कि यार, आलिया का जो ITR है, उनका जो बैंक स्टेटमेंट है वो थोड़ा वीक है, इतना बड़ा लोन उसका मैं नहीं कर पाऊँगी। एक काम कर, उसको बोल कि भाई थोड़ा सा कम सामान परचेज कर ले, रिमेनिंग परचेज वो नेक्स्ट ईयर पे छोड़ सकती है, या फिर ऐसा करो कि वो थोड़े से अनब्रांडेड कहीं से और ले ले और अपने यहाँ से एक सर्टेन अमाउंट का ले ले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अचानक से मीरा को ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ से एक बहुत बड़ी सेल जा रही है। दूसरा, उसको ये लगने लगता है कि यार ये क्या तरीका है, अपन तीनों फ्रेंड हैं, एक कॉलेज में एक स्कूल में साथ पढ़े हुए हैं, डिग्री साथ में की है, और अब ये नाटकबाजी स्टार्ट हो गई इसकी। अपने अपने व्यू हैं। रूबीना को ऐसा लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कमज़ोर हैं तो मैं लोन नहीं कर पाऊँगी। मीरा को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी सेल हाथ से जा रही है, और आलिया को ऐसा लग रहा है कि भाई डिले हो रहा है। इसमें शायद आलिया की तरफ से इतना कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं जनरेट होगा, लेकिन उन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन आ गई है कि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सेल्स पे एक इम्पैक्ट आ रहा है, और उनको, रूबीना को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर ये लोन रीपे नहीं हुआ तो बाद में इन फ्यूचर 2 साल 3 साल बाद जो है मैटर मेरे ऊपर आएगा कि ये फाइल पास कैसे हुई। इस टाइप का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्ट्रक्चर बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट का। आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि यहाँ पे रूबीना को उनका लोन पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप मीरा का जो कंसर्न है कि एक बड़ी सेल हाथ से जारी है,
उनकी जो फ्रेंड है उसका तो क्या है, वो मार्केट से अनब्रांडेड फर्नीचर परचेज कर लेगी, वो काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो वो भी नाराज़ होएगी कि भाई जो स्टोर मैनेजर थे और जो क्रेडिट मैनेजर थे, दोनों फ्रेंड के होते हुए भी मैं ब्रांडेड फर्नीचर नहीं ले पाई। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, ये स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट है कि उन दोनों का जॉब अलग अलग है। एक का टारगेट सेल्स जनरेट करना है और एक का टारगेट है कि सही से डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद ही लोन हो, नहीं तो अदरवाइज जो है वो ईएमआई और रीपे का प्रॉब्लम इन फ्यूचर आएगा। एक और एग्जांपल जो है वो बुक्स में मेंशन भी है। एक टाइम था 2002 के आसपास का कि जो HP है अपने प्रिंटर्स के लिए बहुत फेमस हैं, उनके बहुत मजबूत प्रिंटर मार्केट के अंदर आया करते थे। तो एक बार ये फोटो आपको बुक्स में नेट पे मिल भी जाएगी। एक बार HP के जो मार्केटिंग ऑफिसर थे, उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और जो राउंड टेबल होती है जिसके बीच में एक जगह होती है, वहाँ पे वो उन्होंने क्या किया कि प्रिंटर को रखा और उसके ऊपर खड़े होके उन्होंने वो सारी मीटिंग उन्होंने मतलब होस्ट की। तो वो एक मैसेज था, उस मीटिंग में इंजीनियर्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग थे वो सब बैठे हुए थे। भाई अपन जो हिंदी में एक बोलते हैं ना, चौकी या फिर पाटा जैसी जो चीज़ होती है जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं, उस स्टूल टाइप की चीज़ बन गई। किसको बनाया? प्रिंटर को बनाया और उसके ऊपर खड़े होके उन्होंने वो सारी मीटिंग ली। तो उन्होंने एक मैसेज दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि हमको इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ट का प्रिंटर नहीं चाहिए, इतना रोबस्ट प्रिंटर नहीं चाहिए कि जो 15-20 हज़ार का आता है और लाइफ लॉन्ग चलता है, जिसका प्लास्टिक और स्ट्रक्चर जो है वो इतना आपने स्ट्रॉन्ग बना रखा है कि वो महंगा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके टूटने के कोई चांस ही नहीं है। और वो मैसेज कैसे दिया? वो प्रिंटर पे खड़े होकर सारी मीटिंग जो है वो लेते रहे। अब क्या हुआ कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था वो चाहता था कि हमारे इंजीनियर्स एक लाइट वेट प्रिंटर बनाएं जिसकी कॉस्ट कम हो। अब आप देखिए कि उस सब ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ? मार्केटिंग वर्सेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इंजीनियर्स वर्सेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वंस अगेन ये क्या है? एक स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो पूरे HP के प्रिंटर्स में चेंजेज आए, जो HP के आज के पॉपुलर मॉडल्स हैं जैसे 1020 या फिर 1022 जो मॉडल हैं, वो रेंज वाइज बहुत सस्ते हो गए कंपेरेटिव टू प्रीवियस वन। और लेकिन एक नॉर्मल चीज़ें आपको मिलती रहेगी कि अगर प्रिंटर गिर गया या फिर थोड़ी सी उसकी ऑफिस में सही हैंडलिंग नहीं हो रही है तो कभी उसकी ट्रे टूट जाएगी, कभी कुछ टूट जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ कि कंपनी का जो पर्पस था कि कॉस्ट डाउन आ जाए, उससे ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन आ जाएगा तो सेल थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, एंड इतना मजबूत भी नहीं बनाना है, थोड़े टाइम में जब वो ख़राब होगा तो आपको एक रीसेल जनरेट होगी। तो दैट वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एंड वंस अगेन दिस एग्जाम्पल आल्सो बिलोंग्स टू स्ट्रक्चर कॉन्फ्लिक्ट। एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है कम्युनिकेशन। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि हमारी लाइफ की आधी समस्याओं की जो जड़ है, रूट है, वो कम्युनिकेशन है। आपके घर में आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपके लिए कोई डिश बनाती हैं खाने के लिए, इवन आप चाय ले लीजिए,
उन्होंने बनाया है, केक बनाया है, और सपोज़ वो आपको लाके खाने के लिए देती हैं, ये जितने मेरे मेल स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, और आप चुपचाप उस चाय को पी लीजिए और फिर देखिए आपके साथ क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया नहीं कि वो केक कैसा बना, या वो चाय कैसी बनी, या मैगी कैसी बनी। अब थोड़ा सा सीन को आगे ले जाइए कि सपोज लेडी ने, जो भी आपकी मॉम है, आपकी सिस्टर हैं, वाइफ, गर्लफ्रेंड, जो भी है, उन्होंने आपसे पूछ लिया कि केक कैसा था, चाय कैसी थी, ऐसा कुछ भी, और आपने कहा हाँ हाँ ठीक है। फिर देखिए आप, और सीन क्रिएट होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ठीक है। अच्छा नहीं बोल सकते। अगर आपने उसको अच्छा बोल दिया तो एक और सीन क्रिएट होगा, क्या इसको डिलीशियस या अमेजिंग नहीं बोल सकते? ओहो हो, मज़ा आ गया, शानदार, क्या केक बनाया आपने। अब जब आप उसको शानदार बोल देंगे तो फिर वो बोलेंगे ये तो आपने मेरे पूछने के बाद में बोला है। सेम वैसे ही कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम ऑफिसेज में रहता है कि नॉर्मली हमको अपने जो हमारे से ऊपर सुपीरियर जो भी ऑफिसर्स होते हैं, उनसे हमें ये एक प्रॉब्लम रहता है कि अगर हम कोई काम कंप्लीट कर रहे हैं तो या तो वो तारीफ़ करते ही नहीं है, और अगर तारीफ़ करते भी हैं तो आपको बस हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, इट्स ओके बोल के और ऐसे आप छोड़ देंगे, जबकि आपको ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आप वेरी गुड या वेल डन की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो कम्युनिकेशन जो है, और ख़ास तौर पे अपन ने इनिशियल क्लासेस में जो है वो डाइवर्सिटी की भी बात की थी, तो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग कल्चर्स के अंदर भी जो है वो थोड़े से कम्युनिकेशन के इशू रहते ही हैं। अपन मेल फीमेल का भी कम्युनिकेशन पैटर्न अलग होता है, कंट्रीज़ वाइज तो डेफिनेटली अलग होता ही है, तो वो एक मेजर रीज़न बनता है। जो नेक्स्ट है वो है पर्सनल वेरिएबल्स। उनमें एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक चीज़ होती है कि इमीडिएट डिसलाइक। फॉर एग्जांपल मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ और मेरे को अगर उनमें से स्मोक की या फिर गुटखे, तंबाकू, इनका अगर मेरे को पता चल जाता है कि उन्होंने गुटखा खाया हुआ है, तो समहाउ आप ये मान लीजिए कि मेरा एक मतलब इमीडिएट डिसलाइक बन जाता है। अब उसके बाद में जो है वो सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा इंसान हो, सब कुछ ठीक हो, लेकिन क्या हुआ कि कम्युनिकेशन या फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही जो हमारी मुलाकात हुई और उनके मुंह में गुटखा था, तो मेरा एक इमीडिएट डिसलाइक बन जाता है। वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कहीं पे ब्लैक को पसंद नहीं करते हैं। मल्टीपल कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे लोग इंडियंस को डिसलाइक करते हैं। तो ये ऑफिसेस की एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसको हमने उनमें डिस्कस भी किया था। स्टेट वाइज भी इंडिया में काफ़ी डिसलाइक चलते रहते हैं। नॉर्थ इंडियंस को साउथ इंडियंस पसंद नहीं होते, साउथ इंडियंस को जो हैं वो नॉर्थ इंडियन थोड़े से अजीब लगते हैं, हमारी जो हैबिट्स वगैरह होती हैं वो सारी। तो ये कुछ भी हो सकता है जिससे आप जो हैं वो एक इमीडिएट डिसलाइक करते हैं। कई बार अपने को वॉइस से प्रॉब्लम होता है, अपने को किसी की आवाज़ ख़राब लगती है और अपन कैसे कहते हैं क्या काएँ काएँ करता रहता है सारे दिन। तो ये सब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर जो अपन ने कोहेसिवनेस में भी डिस्कस किया था
कि अगर ग्रुप बहुत बड़ा है तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली थोड़े से जनरेट हो जाते हैं। एग्रेसिव और डिमांडिंग बॉस है, आपका लीडर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, डिमांडिंग है, तो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। या फिर जो कंपनी का रिवार्ड सिस्टम है, आपके ऑफिस का रिवार्ड सिस्टम है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी यहाँ पे कुछ कर लो लेकिन आपको कभी कोई रिवार्ड मिलने वाला नहीं है। तो ये हमने बात की केवल फर्स्ट स्टेप की, जहाँ पे हमने देखा कि पोटेंशियल अपोजिशन और इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब दैट मीन्स कहीं से कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है। और वो मेजर कैटेगरी हमने कौन कौन सी देखी, एक स्ट्रक्चर, एक कम्युनिकेशन और एक पर्सनल वेरिएबल। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि देखिए, एक चीज है कॉग्निशन और एक है पर्सनलाइजेशन। कॉग्निशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, आपको पता चल जाता है। तो जो भी अपन ने एग्जाम्पल डिस्कस किए, अब जो मीरा और रुबीना थे, वो जैसे ही लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो आप मान लीजिए कि उन दोनों को इस बात का पता चल गया कि भाई समहाउ जो है वो डिसएग्री हो रहा है, वो हम एक कोई पॉइंट ऐसा आ गया है हमारे बीच में जहाँ पे हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अब वो जो लेवल है जहाँ आपको पता लग गया है वो सिर्फ कॉग्निशन लेवल है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन के ऊपर ले जाता हूँ। अब आप ऐसा मान लीजिए कि जो मीरा और रुबीना है, उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, मीरा ने उसको कहा कि चल ठीक है यार, एक बार, वो बचपन के फ्रेंड हैं, साथ पढ़े हुए हैं, उसने बोला ठीक है घर पे आना, अपन डिनर साथ में करते हैं, उस समय अपन बात करेंगे। तो वो तो बचपन की दोस्ती, साथ में पढ़ाई की भी, तो रुबीना उनके घर चली गई, साथ में बैठ के खाना खाया, और रुबीना जो है वो आइसक्रीम का फैमिली पैक भी साथ लेके गई थी। दोनों ने खूब हंसी मजाक की, खाना वाना खाया। लेकिन समहाउ आप जो इस केस को सुन रहे हैं, उनके मन में भी ये बात अभी है, जो इस बात को सुन रहे हैं, कि दोनों के बीच में उस लोन अप्रूवल को लेके कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ चुके हैं। और वो समहाउ जब खाना खा रहे होंगे, साथ में चाय कॉफ़ी ले रहे होंगे, या फिर क्या हुआ कि एंड में जो आइसक्रीम के टाइम में मीरा ने उस टॉपिक को छेड़ ही दिया कि यार देखना उसके आलिया की फाइल अगर अप्रूव हो जाए तो। और एकदम उसने रुबीना ने आइसक्रीम के बाउल को रखा और बोला अरे यार बैठेगा नहीं, उसका ITR वीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स कमज़ोर है। अब क्या हो रहा है, अब दोनों के बीच में टेंशन हो गई है। वो जस्ट उस बात के 5 मिनट बाद जो है वो चली जाती है, अच्छा ठीक है यार मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है। और फिर जब वो ऑफिसेज में भी मिल रहे हैं अगले दिन, तो सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड बाय उतना ही कम्युनिकेशन रह गया है। वो जिस तरीके से रूटीन में पहले मिला करते थे वो सब चीज़ अब नहीं आ रही है। दैट मीन्स पहले जो था वो केवल एक कॉग्निशन बैठा था, एक आपने आइडेंटिफाई कर लिया था कि यस देयर इज़ डिफरेंस, और अब आप उसको थोड़ा सा फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ गया है। आप उसको पहले सिर्फ परसीव में था, अब आप फेल्ट में आ गया है। आप थोड़ा सा टेंस फील कर रहे हैं और दोनों की तरफ से थोड़ी सी एंग्जाइटी स्ट्रेस शो होगा कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है
इंटेंशंस, दैट मीन्स कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस की अब आप कैसे एक्ट करने वाले हैं उसको हम बोल रहे हैं इंटेंशंस। आप कैसे एक्ट करने वाले हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटेंशन बोल रहे हैं। एक फेमस थ्योरिस्ट हुए के थॉमस, उन्होंने एक डायग्राम दिया और उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस के बारे में जो कुछ थ्योरी दी वो अपन डिस्कस करते हैं। दो क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया है कोऑपरेटिवनेस, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना है नहीं। कोऑपरेटिव मीन्स आप कितना एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, दूसरे को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, दूसरे की बात सुनने को तैयार है, कंसीडर करने को तैयार है, दैट इज कोऑपरेटिवनेस। दूसरी चीज है असर्टिवनेस। अगर आप बहुत सिंपल मीनिंग में जाएं तो असर्टिव वो होता है जो अपनी बात किसी भी सिचुएशन में रखेगा, जिसको अपना कंसर्न ज़्यादा होता है, जो अपनी नीड, अपनी बात को सेटिस्फाई करवाएगा। ये बिल्कुल कोऑपरेटिव का अपोजिट है असर्टिव। इन दो क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए जो के थॉमस हैं, उन्होंने जो है वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस दिए। ये टोटल 5 हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए ये वो डायग्राम जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा। आप इसको देखिए कि इसका जो हॉरिजेंटल एक्सेस है नीचे वाला हॉरिजेंटल एक्सेस, उसके ऊपर जो क्राइटेरिया है वो है कोऑपरेटिवनेस। बिल्कुल उस तरफ हो जाएगा आपके लेफ्ट, जो अपना बोर्ड का हिस्सा होगा स्क्रीन का, वहाँ पे हो गए लो और इस तरफ हो गए हाई। और जो वर्टिकल एक्सेस है उसके ऊपर है आपके असर्टिवनेस, दैट मीन्स अपन अपने कंसर्न को कितना सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो नीचे की तरफ हो जाएगा लो और ऊपर की तरफ हो जाएगा हाई। तो ये 5 कौन कौन से हो सकते हैं, एक है कॉम्पिटिंग, एक है कोलैबोरेशन जिसको बोलेंगे, एक है अवॉइडिंग, एक होगा एकोमोडेटिंग और एक होगा कॉम्प्रोमाइजिंग है। अपन इनको समझते हैं। अब देखिए यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो जो सबसे नंबर 1 और सबसे जो डेंजरस सिचुएशन है, आप एक बहुत ध्यान से आप जो हैं वो एरो पे नज़र रखें, एरो के डायरेक्शंस को देखें और एरो के साइज को भी देखें। कॉम्पिटिंग वो सिचुएशन है कि जिसमें पार्टी ए और पार्टी बी दोनों के एरो आपस में टकरा रहे हैं। दोनों कौन से कंडीशंस पे हैं, कॉपरेशन के अंदर हो गया लो और असर्टिवनेस के अंदर हो गए वो हाई। असर्टिवनेस में वो हाई है, जिसको अपन बोलेंगे कि हाईली वो असर्टिव है, और कॉपरेशन के अंदर हो गए वो बिल्कुल ही लो कि वो कॉपरेशन करने को रेडी नहीं है, और ऊपर से फिर वो हाईली असर्टिव और है। तो दोनों क्या करेंगे कि अपने जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, कंसर्न हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे और वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर बैठेंगे। सेकंड नंबर जो चीज है वो है अवॉइडिंग। अब आप अवॉइडिंग को अगर देखें तो आप देखिए दोनों एरो अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। वो लो हैं किसमें, कोऑपरेटिव के अंदर, वो लो हैं कोऑपरेटिव के अंदर, प्लस वो असर्टिवनेस में भी लो है। एंड दैट मीन्स असर्टिवनेस में लो होने का मतलब है, असर्टिवनेस में लो होने का मतलब है कि दे आर नॉट एज सीरियस, कि उनका जो कंसर्न है उसको लेके भी कोई बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव या सीरियस नहीं है, लेकिन यस
क्योंकि वो कोऑपरेटिव भी लो है, इसका मतलब ये है कि वो दूसरे का भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि वो अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे के कंसर्न को। फिर आप आ जाइए जो डायग्राम के बीचों बीच एकदम जो एक एरो हैं, 2 एरो, वो है कॉम्प्रोमाइजिंग। वो क्या है? कॉम्प्रोमाइजिंग है। वंस अगेन आप देखिए कि एरो दोनों के सेम हो गए, डायरेक्शन, जो एरो के डायरेक्शन है वो सेम हो गए, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि उन दोनों एरोज का एक छोटा हिस्सा पीछे रह गया, दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग। डायरेक्शन सेम हो गए और उन एरो के 2 छोटे हिस्से दोनों पार्टीज के वो पीछे रह गए। दैट मीन्स वो एक मॉडरेट लेवल तक कोऑपरेटिव भी हैं और असर्टिव भी हैं, उनको अपने कंसर्न भी कंप्लीट करने, लेकिन हाँ उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी है जिससे एरोज के डायरेक्शन सेम हो गए, दोनों एक दिशा में चल पड़े। यहाँ मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे मनमोहन सिंह जी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो कांग्रेस के लीडर थे और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट किसके साथ चलाई? कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ में अपनी गवर्नमेंट चलाई। हमने इनिशियल क्लासेस में भी बात की थी कि कम्युनिस्ट और जो कैपिटलिस्ट थिंकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और मनमोहन सिंह जी ने जो है, अगर आप कंप्लीट उनका देखें, जब वो एफएम थे, जब वो पीएम बने, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया। बहुत बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर बाहर से आई और एमएनसी कल्चर और ये सब जो भी चीज़ें हैं ग्लोबलाइजेशन, उसमें मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप देखिए कि जस्ट अपोजिट फिलोसफी जो थी कम्युनिस्ट, उनके साथ भी उन्होंने गवर्नमेंट चला ली कि सर्टेन इश्यूज के ऊपर, जो भी लेबर रिलेटेड इश्यूज थे, वहाँ पे उन मुद्दों को उन्होंने टच नहीं किया। और आप देखिए कि वो गवर्नमेंट 10 इयर्स तक जो है वो चलती रही, लगातार 2 बार। एक और एग्जाम्पल है, ये क्या है कि हम अपने कुछ कंसर्न को छोड़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे कि इससे पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी थे, तो बीजेपी के जितने भी जो मेन कोर इश्यूज उनके साथ में रहे हैं, जैसे 370 का इशू हुआ या फिर जो राम मंदिर का इशू हुआ, जब बीजेपी फुल मेजॉरिटी में नहीं आई थी और उन्होंने जो मिली-जुली सरकार जो उन्होंने बनाई एनडीए की, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया, आप फिर से एरोज को देखिए, सेम डायरेक्शन में है, लेकिन एक छोटा पोर्शन जो है वो पीछे छूट रहा है। तो उस समय उन्होंने जितने भी जो उनके मैटर थे, जिन पे अदर पार्टीज को ऑब्जेक्शन था, वो उन्होंने नहीं छेड़े। इम्पॉर्टेंट चीज इस जो डायग्राम का जो सेंटर है, आप देखिए कि एरो का डायरेक्शन सेम हो गया। तो ये जो 2 गवर्नमेंट की मैंने बात की, वो दोनों चली, लेकिन उन्होंने अपने कुछ कंसर्निंग इश्यूज को टच नहीं किया। अब आता है एकोमोडेटिंग। एक बार फिर से आप एरोज का डायरेक्शन और एरोज का साइज, इन पे आप एक बार नजर डालें। यहां क्या हो रहा है, एक एरो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया और एक एरो थोड़ा छोटा है,
दैट इज कौन सी, ये कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो कौन सी जगह है जहां पे हाईली कोऑपरेटिव है, हाई कोऑपरेटिव है, लेकिन असर्टिवनेस में थोड़े से लो है, असर्टिवनेस में थोड़े से लो है। यहां क्या हो रहा है, एक एरो जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। अब आप मोदी जी की गवर्नमेंट की बात कीजिए। अभी भी अगर आप पॉलिटिकली अगर आप कभी सुनेंगे न्यूज़ चैनल्स में, तो इसको हमेशा एनडीए की गवर्नमेंट बोला जाता है, क्योंकि फुल मेजॉरिटी होने के बाद भी कुछ छोटे दलों के जो हैं, जो एमपीज हैं, उनको मिनिस्ट्री भी मिली हुई है। और ये जो किसानों वाला जो मैटर था, उससे पहले तक जो है वो पंजाब के अकाली दल और औरों के भी मिनिस्टर गवर्नमेंट के अंदर पार्ट थे। तो आप देखिए कि एक एरो बड़ा हो गया है। दैट मीन्स कि अब जो है उन्होंने सेकंड एरो जो है उसको एकोमोडेट किया है कि यस, अपना डायरेक्शन सेम रहेगा, बट वो कोऑपरेटिवली हाई हैं, तो वो एक दूसरे जो पार्टी है उनको साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, जो बेस्ट सिचुएशन जो रहती है वो हो सकती है जो सबसे ऊपर है, जहाँ पे हाईली कोऑपरेटिव और हाईली असर्टिव हैं। दैट इज कोलैबोरेशन वाली जो सिचुएशन है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो एकदम ग्रोथ की तरफ बढ़ती हैं आगे, पार्टी ए और पार्टी बी, और वो साथ लेके काम करते हैं, जिसमें दोनों के कंसर्न्स पूरे होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ में कोऑपरेटिव रहेंगे। ये थे कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस। अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बिहेवियर। पहले एक सोर्स, कोई पोटेंशियल सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फिर परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट, और फिर हम किस इंटेंशन से एक्ट करेंगे वो। अब हम बात करते हैं कि हम एक्ट क्या करेंगे। ये बहुत ही रूटीन चीज़ है, हम इसको समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आपकी ऑफिस में अगर किसी से नहीं बन रही है, तो नॉर्मली क्या है कि एक साइलेंस सा आ जाता है दोनों जनों के बीच में, या फिर आप क्या करते हैं कि आप बात बात में उनका अपोजिशन करेंगे, उनकी बात काटेंगे, उनके रिवर्स कोई एडवाइस देंगे अपोज में एकदम, ऐसा नहीं होता है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक तो साइलेंस है, एक आप अपोजिशन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम्स जो हैं वो वर्बल आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, फिर वर्बल अटैक हो जाता है, फिर थ्रेट हो जाता है, देख लूँगा तेरे को, अरे तेरे जैसे बहुत देखे, और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। एंड देर आफ्टर वर्बल अटैक के बाद में कई बार जो है वो इतनी सिचुएशन टेंस हो जाती है कि फिजिकल अटैक भी हो जाता है। आपने सुना होगा वेरियस ऑफिसेज के अंदर, आपने सुना होगा कि ऑफिस में किसी ने दो एम्प्लॉयज़ में आपस में थप्पड़ मार दिया। कभी कभी एम्प्लॉय जो हैं वो कस्टमर से उलझ बैठते हैं। रूटीन सी चीज़ें हैं, हम मीडिया में भी बहुत बार देखते हैं। और प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे अगर मामला चला जाता है तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने तक पे उतर आते हैं, और फिर के भाई आप उसको ख़त्म ही करने पे आ जाते हैं। अब ख़त्म करने से मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मर्डर करने पे ही उतर जाते हैं। कई बार आप उसकी नौकरी से उसको निकलवाने की कोशिश करते हो, या आप उस पर कोई चार्जेस लगा के कोर्ट में घसीट लेते हो, और ये सब चीज़ें जो भी चलती रहती हैं ब्रॉडर लेवल के ऊपर।
तो आप उस लेवल पे आ जाते हो। अपना जो लास्ट स्टेप जो है वो है आपका कि उसका आउटकम क्या होगा। इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ अपने इनिशियल जब अपन ने कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया था कि देखिए आपने पहले मान लिया, एक्सेप्टेंस तो आ ही गई थी कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, फिर रादर हमने ये भी बात की कि भाई काम एंड कूल ग्रुप इज़ नॉट गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उसको दोनों पर्पज़ से काम में ले सकते हैं। अगर पॉजिटिवली सब चीज़ें चल रही हैं तो हम उसको बोलेंगे फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि रुबीना ने अपनी फ्रेंड का लोन पास नहीं करके अच्छा ही किया, क्योंकि वो लोन मैनेजर है, क्रेडिट मैनेजर है, उसको फाइल साइन करनी है। इन फ्यूचर अगर जो उनकी फ्रेंड आलिया है वो रीपे नहीं कर पाती है तो समहाउ जो इशू आएगा वो क्रेडिट डिपार्टमेंट के ऊपर आएगा कि उसका लोन पास कैसे हुआ था। तो इस तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का आप मान लीजिए कि इनडायरेक्टली एक बेनिफिट ही हुआ है कि चाहे सेल्स नहीं हुई हो लेकिन एक जो एनपीए टाइप का जो लोन होता है वो पास होने से बच गया। और इवन मेरा ओपिनियन जो एचपी वाला जो एग्ज़ाम्पल अपन ने कंसीडर किया कि अगर आप प्रॉपरली हैंडल कर रहे हैं तो एचपी के जो अभी प्रिंटर आ रहे हैं वो ऐसे भी नहीं है कि एकदम कांच की तरह हो कि वो टूट जाएंगे। हाँ ठीक है, चलते हैं 4-5-10 साल तक, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ यस, लेटर ऑन उनके अंदर ट्रे और इन सब चीज़ों के टूटने के चांस हैं, बिल्कुल है, लेकिन स्टिल कंपनी को ये बेनिफिट हुआ कि प्रिंटर कॉस्ट प्राइस डाउन आने से प्रिंटर की जो सेल्स वॉल्यूम है वो बहुत इंक्रीज हो गया, लोगों की एक्सेस में आ गया प्रिंटर कि भाई ये इतने में अपन प्रिंटर परचेज कर सकते हैं। तो जो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है उससे परफॉर्मेंस बेटर होगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल जल्दी अचीव होंगे। हाँ यस, जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ डाइस फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, उसके जो आउटकम्स हैं वो अच्छे नहीं होंगे। अगर ऑफिस में आपस में साइलेंस लेवल तक पे भी बात आ गई है तो जो ऑफिस की परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी, और अगर वर्बल अटैक या फिजिकल अटैक जैसी कोई बात आ रही है तो फिर आप मान के चलिए कि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस है, प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज होगी। That's all for this particular video. In our next video we are going to discuss about some methods how to resolve the conflict and even how to stimulate the conflict. Thank you.